तो कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया हो गए और सब बढ़िया ही हो यार। आपके क्या हो रहा है? ठीक है। चलो। तो यार आप लोग हमेशा बोलते हो कि भैया पेपर दो पेपर दो पेपर दो। आज मैं आपके लिए ना साइंस का बढ़िया से बढ़िया चीज़ निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त चीज़। ठीक है, आपको मिस करनी ही नहीं है ये। ठीक है, पूरा देखना है प्लीज़। और लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, अगर आपने प्लीज़ वो मिस कर दिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। प्लीज़ वो ज़रूर देखना। ठीक है, चलो। तो प्लीज़ ध्यान से देखना। हम शुरू करते हैं क्लास 10th आरबीएससी साइंस का जो हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पक्के छपने ही छपने हैं। ठीक है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट बार जो लास्ट में मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ प्लीज़ वो पक्का ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यार हमारा एमसीक्यूज में कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसने दिया था? किसने दिया था? हमें आंसर पता चल गया यहाँ पे। ए सॉरी बी, हमने दिया नियम जो दिया था वो स्नेल ने दिया था। ओके, स्नेल। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं यार। सेकंड क्वेश्चन है ध्वनि किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी कि तरंगों के द्वारा जो संचरित ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप लोग देख पा रहे हो। जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट में बता देना, मैं आपको और बता दूंगा। और यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन है, हृदय के कितने कक्ष होते हैं? यहाँ पे होते हैं 4। अब आप बोलोगे भैया आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, आप हमेशा समझाते हो। ध्यान से सुनो। मैं शाम को 7 बजे हमारी लाइव होने वाली है, 4 घंटे लगातार, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा समझाता हूँ। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा नहीं, सीधा सा जल्दी से मैं मोस्ट मोस्ट चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, इसलिए अगर आपको चीज़ें समझना है तो प्लीज़ शाम वाली वो जो लाइव है उसमें ज़रूर आना। ठीक है, चलो। तो जो इंपॉर्टेंट चीज बची है वो आगे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैं अब आगे देखो चौथा चौथा क्वेश्चन क्या है? जो तत्व परमाणु संख्या 8 रखते हैं उसका नाम क्या है? 8 नंबर पे कौन कौन सा आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। और ये नंबरिंग याद रखना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर नंबरिंग याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप संयोजकता एंड वो सारी चीजें कैसे कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि किसके कारण जल प्रदूषण होते हैं? किसके कारण होते हैं? प्लास्टिक के कारण? बिल्कुल होते हैं। वनों की कटाई के कारण भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अभी हमारे आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। ओ, घरेलू अपशिष्टों के कारण भी होते हैं? बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी है वो सही हो गया। सारों सभी चीजों के कारण होता है। चलो छठा क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की गति किससे प्रभावित करती है? ध्वनि की गति देखो तापमान और वायु दाब इन दोनों का वो प्रभावित करती हैं। ओके, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। ठीक है, अगर समझना है तो प्लीज़ उस लाइव क्लास में जरूर आना, बहुत बढ़िया से चीज़ें समझाऊंगा मैं। सातवां देखो, मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। मस्तिष्क क्या करता है? माइंड क्या करता है? सभी जो भाग हैं शरीर के, जो अंग हैं भाई, उसको कंट्रोल करते हैं ना। ठीक है, बाकी सारे भागों को और सारे जो भी वो काम करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। चलो आठवां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है कि जो कभी खत्म नहीं होता। आप परिभाषा बोले तो निवड़ेगो नहीं। ठीक है, नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कभी भी निवड़ेगो नहीं, लेकिन पेट्रोल वगैरह है भाई निवड़ जाती एक टाइम बाद में, तो वे एक गैर नवीकरणीय हो गए वो। ठीक है, चलो नौवां क्वेश्चन क्या है? सभी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं? सभी रासायनिक प्रक्रियाएं सॉरी अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं? संतुलित। ठीक है, जो भी आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको संतुलित करना है वो जरूरी है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण का संबंध क्या होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपको पता है कि आपतन कोण अगर बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। अनुपाती होता है, उसको बोलते हैं अनुपाती। ठीक है, समानुपाती बोल दो चाहे अनुपाती बोल दो, एक ही चीज है। चलो आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल रहा है व्हाट्सएप का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा प्लीज़। चलो आगे देखो ये, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करके और जो एक बेल नोटिफिकेशन होती है वो ऑन कर लो अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है, या अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है तो प्लीज़ वो कर लो, वरना जो मैं वीडियोस डालता हूँ, जो जो मोस्ट मोस्ट चीज़ें डालता हूँ वो आप तक पहुँचती ही नहीं है, तो प्लीज़ वो कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा में है छोटा क्वेश्चन है अब यहाँ पे आगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं? ध्यान से देखो कि मुख्य गुण होते हैं ये यांत्रिक तरंगें होती हैं जो किसी माध्यम के द्वारा संचरित होती हैं। ध्वनि जो तरंगें होती है वो यांत्रिक तरंगें होती हैं
और किसी माध्यम के द्वारा वो संचरित होती हैं। चलो ठीक है। सेकंड, इनकी गति माध्यम के घनत्व और तापमान पर निर्भर करती है। माध्यम का घनत्व है, ठीक है, और उसका तापमान टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर है वो ध्वनि जो तरंग है वो डिपेंड करती हैं। चलो तीसरा क्या है, ध्वनि का प्रसार लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार से हो सकता है। इधर भी फैलती है, इधर भी फैलती है, हर ओर है वो फैलती है ध्वनि। सौर ऊर्जा का उपयोग हमें बताना है बहुत। अगर आपको ये सवाल में नहीं बताऊं, प्रश्न ना बताऊं, तो भी आप कर लोगे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। बिजली उत्पादन के लिए हम करते हैं सौर ऊर्जा, सौर पैनल वो लगाए जाते हैं हमारे घरों में। आगे गर्म पानी प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का हम है वो प्रयोग करते हैं। घरों और उद्योगों में जलवायु नियंत्रण के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग है वो किया जाता है। ओके, गति के तीन, यहाँ पे ऊपर चला गया सॉरी, कि गति के तीन प्रकार है वो क्या क्या होते हैं। गति के तीन प्रकार या स्थिर गति होती है। एक देखो, स्थिर गति में क्या होता है, जब वस्तु समान गति से चलती है उसको बोलते हैं स्थिर गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके बाद में हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हमारी स्पीड बढ़ती है ना, जब चाल में उस गति में वो वृद्धि होती है। एक जो कार है वो पहले 20 की स्पीड से चल रही है, फिर 30 की, 40 की, 50 की स्पीड बढ़ रही है। जब गति बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। ओके, उसके बाद में मंद गति। मंद गति क्या होती है, मतलब इसका उल्टा हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन का उल्टा हो गया, कि जब स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी, यानी 100 की स्पीड थी, फिर 90, 80, 70 ऐसे जा रही है, तो वो उसको बोलते हैं मंद गति, ठीक है। नाम से वैसे पता चल रहा है, एकदम सिंपल। चौथा क्वेश्चन क्या है, बिजली के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करनी है हमें। चलो कैसे, क्या होता है बिजली का चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी चालक से बहती है, विद्युत धारा किसी चालक से बहती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय प्रभाव तब देखा जाता है जब धारा एक घेरने वाले तार से गुजरती है। तुम लोगों ने देखा होगा जब मोटर वगैरह बांधते हैं तो वो ऐसे लपेटते हैं तार। क्यों लपेटते हैं बहुत ज़्यादा तार, क्योंकि जब एक तार लपेटते हैं और उसके अंदर है वो लाइट चल रही होती है, लाइट चलने मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें प्रवाह होता है, तो उसके चारों ओर से चुंबकीय जो क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। अब जितने ज्यादा तार वहां पे लपेटे जाएंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उतनी पावरफुल वो मोटर बन जाएगी। आ रही बात समझ में। चलो पांचवा क्वेश्चन, वृक्षारोपण का महत्व क्या है। वृक्षारोपण, ये क्वेश्चन आप आराम से बिना बताए भी कर सकते हो। वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व है यार कि यह पर्यावरण को शुद्ध करते हैं अगर हम ज्यादा वृक्ष रोपेंगे तो। उसके बाद में ये प्रदूषण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, यानी जलवायु में परिवर्तन नहीं होने देता। अगर जलवायु में परिवर्तन होने लगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। अगर यहाँ पे हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर जो जो ठंडे वाले इलाके अगर वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लोगों का ना वो वहाँ पे अनुकूलता जिसको बोलते हैं तो वो गड़बड़ा जाएगी, समझे। यहाँ पे हम ज़्यादा सर्दी में नहीं रह पाते ना, आई बात समझ में। लेकिन जम्मू कश्मीर वाले रह पाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रह पाते। हम जम्मू कश्मीर में ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाते, इसलिए अगर यहाँ पे हमारे ज़्यादा सर्दी पड़ने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलो तीसरा क्या है, अब हमें खाली जगह वाले आ गए, रिक्त स्थान वाले। ध्वनि तरंगों की गति है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती हैं, याद रख लेना, माध्यम के घनत्व पर। चलो ठीक है। अब देखो मैं अभी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मैं शाम वाली लाइव में बढ़िया सी चीज़ें समझाता हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मस्तिष्क के मुख्य भागों में से एक होता है क्या, कौन सा, सेरिब्रम, ठीक है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा स्रोत क्या है, गैर नवीकरणीय, अभी मैंने बताया था कि खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद, ठीक है। आधुनिक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में क्या है, सौर ऊर्जा और क्या है, पवन ऊर्जा। नवीकरणीय, नवीकरणीय समझाया क्या, कि जो खत्म नहीं होंगे। सौर ऊर्जा तो खत्म नहीं होगी, ना ही पवन ऊर्जा, हवा तो चलती रहेगी। आई बात समझ में। चलो आगे, छठा क्वेश्चन, हृदय के दाहिने नील्य में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, और ये याद रखना प्लीज, दाहिने नील्य में अशुद्ध, तो फिर जो बायां नील्य है वहां पे शुद्ध रक्त है वो होता है। चलो सातवां क्या है, जल प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक के कारण होते हैं। एकदम सिंपल है। सौर ऊर्जा
ये नवीकरणीय है, अभी हमने देख लिया नवीकरणीय, ये फिक्स है, आता ही आता है। 9वां क्वेश्चन देखो कि परमाणु का मुख्य भाग कौन सा? नाभिक, जो केंद्र में मतलब केंद्र में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको कितने तक ये याद है, बहुत जरूरी है यार, 20 तक तो याद होने मस्ट है, जरूरी है। नीचे बताना मेरे को कमेंट करके कितने आप लोगों को याद है। ओ एक मिनट, मैं काफी नीचे आ गया ज्यादा। चलो हाँ, यहाँ पे थे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है यार, प्लीज कर लो, ठीक है, कर लो यार, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। चलो प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझिए और उदाहरण दे। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन और एक होता है परावर्तन, ध्यान रखना। अपवर्तन में और परावर्तन में क्या अंतर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये कांच है, यहाँ पे ये हमारा कांच है, यहाँ पे दर्पण है ये। तो अगर प्रकाश है वो टक्कर के और वापिस चला जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन अगर अगर प्रकाश है वो टक्कर के उस सतह के आर पार चला जाता है, आर पार ही चला जाता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। जैसे पानी है, पानी में टक्कर के हाँ ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत जाता है अलग बात है, लेकिन नीचे चला जाता है ना पानी में प्रकाश, ठीक है, तो वो हो गया अपवर्तन। लेकिन जो हमारा दर्पण होता है, हम मुंह देखते हैं, उसमें आर पार थोड़ी ना जाता है प्रकाश, टक्कर के वापिस आता है ना, तो वहां पे हो जाता है परावर्तन। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। अब देखो ध्यान से, हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अपवर्तन को अच्छे से समझना, ठीक है, और उसका उदाहरण भी देना है। चलो प्रकाश के अपवर्तन का नियम यह बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अभी मैंने बताया ना कि हवा से पानी में प्रवेश कर गई, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो होता क्या है, दिशा में परिवर्तन होता है, थोड़ा सा दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे ऐसे जा रही होती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, समझे बात? क्यों होता है बताऊंगा मैं। इसका कारण प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश की गति में परिवर्तन हो जाता है। जब मतलब हवा में जब वो चल रही थी, हवा में प्रकाश की किरण चल रही थी, आराम से चल रही थी, क्योंकि घनत्व ज्यादा नहीं था, एकदम सिंपल आराम से चल रही थी। लेकिन जैसे ही पानी में गई, तब उसके जो पानी के जो कण होते हैं वो हवा के मुकाबले पास पास होते हैं, यानी घनत्व ज्यादा होते हैं, तो अब उसको चलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो यानी उसकी चाल है वो क्या होगा, उसकी जो गति है थोड़ी सी कम हो गई। आई बात समझ में? इसकी वजह से क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पढ़ रखा है आपने? चलो, स्नेल के नियमानुसार अपवर्तन का अनुपात आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात होता है। यानी आपतन कोण कौन सा, आई, और अपवर्तन कोण कौन सा, आर। इनका साइन इनका अनुपात, यानी साइन आई बटा साइन आर, ये होता है क्या चीज, ये होता है स्नेल का नियम। चलो ठीक है। और अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? उदाहरण हम देख लेते हैं, ये तो आपने कर ही लिया है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा झुक जाती है, क्योंकि कांच में प्रकाश की गति है वो कम हो जाती है। कांच की बात कर रही है यहाँ पे, दर्पण नहीं। कांच और दर्पण है वो अलग अलग होता है। कांच में हम आर पार देख लेते हैं, हम कांच में मुंह नहीं देख पाते थे, तो कांच में तो है प्रकाश की किरण वो चली जाती है अंदर, लेकिन जो दर्पण होते हैं उसमें नहीं जाती है, ठीक है, याद रखना ये। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यार, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने का महत्व और प्रक्रिया बताइए। रासायनिक अभिक्रिया को हम क्यों संतुलित करते हैं वो, क्योंकि देखो हमारा एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये भी पूछा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए ये हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि हम ना तो किसी पदार्थ को मिटा सकते हैं ना बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इधर अभिकारक होते हैं उससे फिर क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। अभिकारक से उत्पाद बनेंगे, तो अभिकारक साइड और उत्पाद साइड जो क्या होता है, उसके जो अणु है वो बराबर होने चाहिए, उनका अणु भार वो बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर ऑक्सीजन ज्यादा है इधर कम है, ठीक है, ऐसे नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जो द्रव्यमान संरक्षण है उस नियम का पालन नहीं होगा, इसलिए संतुलित करना जरूरी है। ये चीज आई बात समझ में? चलो कमेंट में बता भी देना प्लीज कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि यार बताते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ तुम्हें कुछ बढ़िया चीजें समझ में तो आ रही है। चलो, और एक चीज में बीच में तो नहीं आ रहा ना, ज्यादा नहीं आ रहा। चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना महत्वपूर्ण, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं।
तो संतुलित प्रक्रिया संतुलन प्रक्रिया में दोनों पदार्थों की संख्या, तो दोनों और पदार्थों की संख्या समान होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। H2O है, H2O से क्या बनता है, H2 और O2 है वो अलग अलग हो जाता है। अगर हम गर्म करते हैं पानी को तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है वो अलग अलग है, वो निकल जाती है। ठीक है भैया, समझ में आ गई। अब क्या करें, देखो ध्यान से, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे O के आगे 2 ऐसे लगा दूंगा। अब देखो, अब गड़बड़ होगी। अब इधर ऑक्सीजन है वो 4 होगी, और लेकिन इधर तो अरे 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 अरे, ऑक्सीजन के आगे नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर होगी, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गई, हाइड्रोजन इधर 4 होगी, तो इधर 4 होगी तो यहाँ पे 2 रख देते हैं। अब देखो बराबर है दोनों, इधर 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। चल, यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप लोग लंबी वीडियोस देखते नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा। लाइव में बढ़िया सी चीज़ें समझाऊंगा। 7 बजे अलार्म लगा लो चाहिए शाम का। मानव हृदय की संरचना और कार्य बताना है। मानव हृदय, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है मानव हृदय का, ठीक है। संरचना और इसका कार्य करना है। कार्य तो तुम्हें पता ही है यार, कि खून को शुद्ध करता है और पूरे शरीर में पंप करता है, ये कार्य हो गया। अब काम कैसे करते हैं ये, वो चीज़ हमें बतानी है। मानव हृदय 4 कक्षों में बनता है, 2 अलिंद हो जाते हैं और 2 ही नील्य हो जाते हैं। आई बात समझ में, 2 ही अलिंद हो जाते हैं और 2 ही नील्य है वो हो जाते हैं। चलो, दाएं नील्य अभी हमने देखा ही था, दाएं नील्य में अशुद्ध रक्त आते हैं, और बाएं नील्य से ये फेफड़ों में पंप होते हैं। दाएं नील्य से ये फेफड़ों में पंप होते हैं। दाएं नील्य में जो दाएं अलिंद में आता है पहले अशुद्ध रक्त, फिर दाएं नील्य में जाते हैं और फिर फेफड़ों में जाते हैं अशुद्ध। ये फेफड़ों में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके साथ थी, जिसी कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी, इसके कारण तो वह अशुद्ध था। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निकलती है और ऑक्सीजन वो मिलती है, और फिर वापस आ जाते हैं। फिर वापस कहाँ पे आते हैं, ये देखो अभी मैं बता देता हूँ। देखो ये दायालिंद, फिर दाया नील्य, इससे फिर ये फेफड़ों में जाते हैं, उसके बाद में वापस आते हैं किसमें, बायां अलिंद में आते हैं। अब यहाँ पे शुद्ध रखते हैं और फिर यहाँ पे बायां नील्य में आ जाते हैं, सिंपल। और फिर यहाँ से धमनी में भेज दिया जाता है, और धमनी मतलब धक्का दे के पूरे शरीर में वो पंप कर देती है। आ रही बात है समझ में, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बढ़िया सी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं यार। हाँ, बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त, ये मैंने समझाई दिया आप लोगों को। ये कार्य शरीर में रक्त परिसंचरण को स्थिर करते हैं, ठीक है। चलो, और एक चीज यहाँ पे और देख बता दूं मैं, ये जो वाल्व होते हैं यहाँ पे, ये जो वाल्व लगे होते हैं, ये वाल्व किस काम के होते हैं, देखो ध्यान से। ये वाल्व गेट से ऐसे लगे होते हैं ना, ये रक्त के एक दिशा में प्रवाह सुनिश्चित करती है। यानी ये बोलते हैं कि रक्त को एक साइड ही बहने देंगे, अब दूसरे वापिस नहीं बहने देते हैं। आई बात समझ में, जिससे जब ये रक्त इधर जाएगा तब तो ये खुला रहेगा, लेकिन अब ये वापस नहीं आ सकता, ऐसे नहीं बह सकता। क्यों नहीं बह सकता, जैसे ये बहेगा ये यहाँ से बंद हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये पीछे जाएगा, और पीछे जाते ही थोड़ा सा यहाँ से ये टक्कर जाएगा, फिर वो आगे रखता है, वो निकलेगा नहीं। ऐसे बोल सकता है कि वाल्व का काम बताओ, तो आपको बोल रहे हैं एक दिशा में रक्त प्रवाह सुनिश्चित करना। चलो, ये आपका चित्र है, आप बहुत ईजी है यार, आपको याद कर लेना थोड़ा सा। चौथा क्या है, परमाणु संरचना और इसके 3 मुख्य कारणों की परिभाषा हमें लिखनी है। परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु वह इकाई है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। परमाणु में 3 मुख्य कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है वो यार धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन है वो ये तटस्थ कण है, मतलब ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल, इसलिए उसको न्यूट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कण जो नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को ई से ऐसे भी लिखते हैं। तो ये ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते रहते हैं रूम में। चलो अब आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों की तुलना करनी है हमें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, नवीकरणीय। ठीक है, प्राकृतिक, हम कोई बनाते थोड़ी ना, और इनका उपयोग अनिश्चित काल तक किया जा सकता है। हमें अब ऐसे नहीं है 5 साल ही रहेगी, 10 साल 100 साल ही रहेगी पवन, ये तो अनिश्चित काल चलती रहेगी, चलती रहेगी, कोई निश्चित नहीं है। चलो आगे। इनका प्रयोग, इसके प्रयोग से प्रदूषण कम होते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो प्रदूषण थोड़ी ना होते हैं, या ना के बराबर होते हैं। जो सौर प्लेटें बनाते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा बहुत होते हैं। ठीक है, और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस, ये जो है वो खत्म हो जाएगी। इनका अत्यधिक उपयोग पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम जब जमीन से निकालते हैं तो गड्ढे करे जाते हैं जमीन में, तो वहां पे वैसे भी नुकसान है ज़्यादा अगर ज़मीन को खोदे तो। एक तो वो नुकसान, दूसरा भाई एक टाइम के बाद में ये ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड मात्रा है। और तीसरा, जब ये जलते हैं, जब इनका दहन होता है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारे और पर्यावरण के स्वास्थ्य पर है वो नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आई बात समझ में? यार पर्यावरण का भी तो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य है जैसे। ठीक है, चलो निबंधात्मक क्वेश्चन अब। जल प्रदूषण और इसके प्रभाव पर निबंध लिखना बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, और ये तुम्हें कोई बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद कर लोगे। जल प्रदूषण तब होता है जब स्रोतों में हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक मिल जाते हैं। इससे जलचरों की मृत्यु हो जाती है। जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव। पहले तो बता देना कि कैसे कैसे है वो नुकसान, कैसे कैसे प्रदूषण होते हैं, और फिर उसके बाद बताना है कि नुकसान क्या क्या होता है। बहुत ईजी यार, आप लोग खुद बता दोगे। दूसरा नंबर है, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। कि ग्रीन हाउस वायुमंडल में CO2, ओके, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों की मौजूदगी से होता है। ठीक है, जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर रोक लेती हैं। ठीक है, जब सूर्य की जो किरणें होती हैं, तो ये हमारी धरती है, इस धरती छोड़ के सॉरी, धरती पर जब आती है सूर्य की किरणें, तो ये जो CO2, मीथेन, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये वापस नहीं जाने देती, आवरण सा बना लेती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे तापमान है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया प्राकृतिक है, लेकिन गैसों के अधिक उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वैसे तो नॉर्मल तो मतलब ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, ऐसी चीज़ों का दहन ज़्यादा करते हैं जिससे मीथेन और CO2 उत्पन्न होते हैं, तो हम ही इनको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। इससे हिमखंड पिघल रहे हैं। हिमखंड समझेगा, हिम मतलब बर्फ, और खंड मतलब टुकड़े। जो बर्फ के टुकड़े, यानी बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, क्योंकि गर्मी होगी। सिंपल सी बात है यार, पिघलेगा ही। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने का मतलब समझे क्या? मुझे पता तुम लोगों को ये रटा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं है यार। समुद्र का स्तर बढ़ने का मतलब ये है कि भाई ये समुद्र का पानी अभी इस लेवल का है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे ये जो बर्फ का पहाड़ था, ये जो बर्फ का पहाड़ था, ये जब पिघलेगा तो ये जो समुद्र का पानी यहाँ तक नहीं आ जाएगा क्या? ऐसे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आने से नुकसान क्या है? हो तो भले हो, लेकिन नुकसान भी तो है। नुकसान ये है कि जो इसके आसपास जो सिटीज हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, वो तबाह होने लग जाएगी, डूबने लग जाएगी। ये नुकसान है। चलो, आई बात समझ में? मौसम चक्र है वो बदल रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई, उद्योगों से निकलने वाली गैसें इनके प्रमुख कारण है। इस समस्या का समाधान वृक्षारोपण और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग है। यानी इसका समाधान क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है उनका उपयोग करो और वृक्षारोपण करो भैया, जम के। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन और है बस, फिर हम वीडियो एंड करते हैं। एंड करने से पहले हाँ, जो चीज बतानी है बताता हूँ मैं। चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताता हूँ। मानव जीवन में ऊर्जा का महत्व है। ऊर्जा मानव जीवन का आधार है यार, वो तो जरूरी है। इसका उपयोग परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन और घरेलू कार्यों में होता है ऊर्जा का। ठीक है, पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम सीमित हैं और प्रदूषण करते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। ऊर्जा के बिना जीवन अंधकार में हो जाता है। भैया लाइट तो चाहिए, अंधेरा हो जाएगा, वरना वैसे भी अंधेरा हो जाएगा और वैसे भी हमारा जीवन भी अंधकार में हो जाएगा। ठीक है, गाड़ियां नहीं चलेगी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट नहीं होगा, सब कुछ चीज़ें नहीं होगी, तो वो सब कुछ एकदम बर्बाद सा ऐसे हो गया, ऐसा लगेगा।
ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग आवश्यक है ताकि भविष्य में ऊर्जा की कमी नहीं हो। इसलिए हमें ये जो पवन ऊर्जा एंड जो सूर्य सौर ऊर्जा है वो उसका हमें प्रयोग उपयोग है वो यार करना जरूरी हो जाते हैं। आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही होगी। चलो चौथा क्वेश्चन यार मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य। मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य। मानव मस्तिष्क केवल तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या तंत्रिका तंत्र होता है क्या है? तंत्रिका तंत्र जो हमें किसी फीलिंग की अनुभूति देता है, हमारे कौन सी चीज टच होती है उसकी हमें अनुभूति देता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। ये तंत्रिका तंत्र नहीं, मस्तिष्क की बात करें यहाँ पे। तो मानव मस्तिष्क है वो खोपड़ी के अंदर हमारे स्थित होते हैं और 3 मुख्य भागों में बंटा होते हैं। सेरिब्रम, सेरेलिबेलम, ओके, सेरेलिबेलम और मेडुला। सेरिब्रम सोचने, याददाश्त, ये सबसे जरूरी चीज, प्लीज ये रट लेना। सेरिब्रम सोचने, याददाश्त और तर्क के लिए जिम्मेदार है। सोचने के लिए सेरिब्रम की वजह से हम सोच पाते हैं, और याद मेमोरी भी इसी में रहती है, कोई चीज पहले की याददाश्त है वो। और हम कोई लॉजिक लगाते हैं, माइंड लगाते हैं, हम बोलते हैं ना कि इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो जब हम लॉजिक लगाते हैं तो वो सेरिब्रम के अंदर ही हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, अब ये सेरिबेलम क्या करता है? ये सेरिबेलम संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम संतुलन याद रख लेना। और मेडुला हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करती है। तीनों का अलग अलग काम है, वो बांटा गया है। और प्लीज ये अच्छे से याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जो है सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ओके, ये मानव की सोच और भावना को केंद्रित करता है। मानव की जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तुम लोग बोलते हो ना कि हमारी फीलिंग्स है भैया ऐसी ऐसी कुछ, तो माइंड को समझाओ, वो संभाल लेगा। ऊर्जा की नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों की तुलना करनी है। ये आप खुद कर लोगे। नवीकरणीय मैंने बता दिया था, ये नवीकरणीय मैंने दोनों चीजें बता दी, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय मैंने अभी समझा दिया। अब यार सुनो, ये जो थंबनेल आप लोगों को दिख रहा है, क्लास 10th हार्डली एग्जाम जो 18 दिसंबर आपको एग्जाम होने वाला है साइंस का, वो आपको शाम को 7 बजे जबरदस्त बढ़िया से लाइव होने वाली है। ठीक है, शाम को 7 बजे याद रखना। और अगर आप लोग बाद में ये वीडियो है वो देख रहे हो शाम को 7 बजे से भी बाद में, तो इस ऐसे देख लो अगले दिन एग्जाम से पहले 10 बजे वापस और होगी लाइव, जिसमें और बढ़िया सी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, नंबर नहीं करना चाहिए, बात ये है यार, मुद्दा ये है, नंबर नहीं करना चाहिए। और पेपर में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। अब मैं वो चीज बताता हूँ। चलो ये भी बता देता हूँ, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो ये हमारा छोटा सा चैनल है अकेडमी का, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट बन रखे हैं तो प्लीज़ हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है आज शुक्ल अकेडमी का इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे आप कर सकते हो फॉलो वगैरह जो भी आपको करना है। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है वो ज्वाइन कर लेना। अब बात बताता हूँ सीरियस वाली, प्लीज़ ध्यान से सुन लो। ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम डिस्कॉर्ड सभी जगह मिल जाएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, आप फिरते रहते हो ना कि भैया पेपर दे दो, पेपर दे दो, पेपर दे दो। पेपर कहाँ पे रखा हुआ है तुम्हें पता है? तुम्हें पता ही नहीं है, किसी के पास नहीं होता पेपर। तो प्लीज़ हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये याद करो। ठीक है, और खाली इसी पे डिपेंड मत रहो। अब जो मैं शाम को लाइव क्लास करूंगा प्लीज़ उसमें ज़रूर ज्वाइन होना, क्योंकि उसमें सब समझाऊंगा मैं बढ़िया से चीज़ें, एक एक चीज़ें समझाऊंगा। हमारे पास टाइम है ना, ये जो 12-13 घंटे का टाइम है यार, घिसो ने किताब पूरी, जितनी घिस सको घिसो ने ज़बरदस्त। ठीक है, बढ़िया से घिसो किताब। बस यही कहना चाहूँगा यार, मचाते रहो, उखाड़ते रहो। ठीक है, वापिस मिलते हैं हम अगले तैयारी में और मिलेंगे। ठीक है, शाम को अगर आपने ये जल्दी देख लिया वीडियो तो हम शाम को मिलते हैं, अगर बाद में देख रहे हो तो 10 बजे वाली लाइव में मिलते हैं। बस दैट्स इट। ठीक है, जबरदस्त तैयारी करो यार।